आगे हम लोग चलते हैं किस पे, थर्मोमेट्री। ये टर्म क्या है इसको समझ लेते हैं। टेम्परेचर स्केल्स हमने देख लिया। थर्मोमेट्री इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ क्या, टेम्परेचर। थर्मो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो थर्मोमेट्री मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, थर्मोमेट्री के नाम से जानते हैं ऑब्वियसली। तो थर्मोमेट्री के लिए यूज क्या करना होता है उस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए थर्मोमेट्री मतलब कोई भी थर्मोमीटर किस बेस पे काम करता है। एक्चुअली किसी थर्मोमीटर को अगर आप देखोगे आपके घर में जो थर्मोमीटर होता है, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वन, अगर मैं लिक्विड ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर की बात करूं, उसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है, उसको हीट करने पे उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन इज समथिंग एल्स, उसको अलग से सीखेंगे हम लोग। बट देन जैसे ही उसमें लिक्विड एक्सपैंड करता है वो एक ट्यूब में बढ़ता है, तो जितना ज्यादा बढ़ता है हम बोलते हैं उस हिसाब से टेम्परेचर उसमें इंक्रीज हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हुई एक बात, वैसे ही बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे इस लिक्विड में वॉल्यूम बढ़ सकता है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। इन क्वांटिटीज के चेंज को हम यूज कर लेते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में। समझाता हूं, देखो थर्मोमेट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लीनियर वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या, फिर से बोलता हूं, लीनियर वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। ठीक है, कहीं भी अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट होता हुआ देखोगे तो व्हाट विल बी यूज्ड देयर, कि कोई क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर कर रहे होंगे और वो क्वांटिटी जरूर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही होगी। जैसे मैं बोलूं कि भाई एक रॉड है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि एक रॉड है हमारे पास और इसकी लेंथ, ठीक है, ये जो लेंथ देख रहे हो आप, ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। तो बस बात खत्म है, आपको क्या करना है, उस रॉड की लेंथ मेजर कर लो और आपको क्या पता चल जाएगा, आसपास में उसके उसके विसिनिटी या सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो ये भी एक वे हो गया, इसकी लेंथ को मेजर करके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। तो वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस को हीट करने पे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, या किसी लिक्विड के वॉल्यूम को देखा जाए वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है हमें टेम्परेचर मेजरमेंट में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो लेट अस सी दिस अगेन, लीनियर वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। ये बात समझनी है हमको। एंड दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको थर्मोमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजरमेंट में हमारी हेल्प कर देती है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे, उनको हम धीरे धीरे देखते हैं। बट सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट आप देखो, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ये लिक्विड थर्मोमीटर कहलाता है, लिक्विड ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। एक ग्लास ट्यूब होती है, एक बल्ब होता है जिसमें कोई लिक्विड भरा हो सकता है विच शुड बी विजिबल। कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल करने से क्या होगा, वो हमें ट्यूब में दिखाई नहीं देगा एक्सपैंड होता हुआ। तो इसमें हम यहाँ पे क्या फिल कर लेते हैं बेटा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज वेरी शाइनी लिक्विड एंड इट इज विजिबल। तो मर्क्यूरी को फिल कर लिया और इसको आइस के अंदर हमने क्या किया, सपोज करो डिप कर दिया। और लेट अस से कि इसको आइस में जब हमने डिप किया, ठीक है, तो इसके अंदर सपोज करो बेटा कि मर्क्यूरी यहां पे आ गया, तो उस जगह पे हम मार्क कर देंगे भाई 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको क्या करो, बॉइलिंग वाटर में डिप करो। मर्क्यूरी धीरे धीरे क्या होगा, हीट हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा, मर्क्यूरी लेवल इसमें बढ़ने लग जाएगा। ठीक,
अब मैंने बोला क्या करो, फिर से जब ये बॉइलिंग वाटर में डिप किया, सपोज करो मरकरी यहाँ आ गया, ठीक है, इसको 100 दे दो, 100 डिग्री सेल्सियस मार्किंग कर दी, और फिर उसके बाद क्या करना है, 0 से 100 गए हैं तो बीच में बस हमें क्या करना है, डिविजन्स बनाने हैं और आपका थर्मोमीटर रेडी हो गया। ठीक है, दिस इज द सिंप्लीफाइड वे कि मैंने आपको समझाया कि कैसे एक थर्मोमीटर वर्क करता है। उसमें मार्किंग कर देते हैं किसी भी टेम्परेचर पे किस लेवल तक वो लिक्विड है, और फिर उसको यूज कर सकते हैं हम थर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो an instrument used to measure the temperature of a body is called thermometer. ये तो डेली यूज का ऑब्जेक्ट है। whenever you feel you are having fever, what you use? A thermometer, right? You put it under your arms or you put it inside the mouth, under your tongue, and then wait for some minute. तो वो waiting period क्यों होता है? क्योंकि the mercury is heating there. ठीक है, mercury का टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो रहा है। When the temperature of the mercury becomes constant, उसके बाद हम टेम्परेचर ले लेते हैं। अगर आप बहुत जल्दी से ले लोगे तो मे बी द mercury has not heated up completely, the expansion has not completed, and you might get some wrong readings. Okay, बच्चों, let us start a new topic which is thermal expansion. ठीक है, इफ वी सी एट दिस टर्म, थर्मल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट से कनेक्टेड होगा ऑब्वियसली, है ना, और एक्सपेंशन बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। ये क्या कहता है भाई कि अगर किसी चीज को हीट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ऑब्वियसली देयर आर सम मटेरियल्स आल्सो अराउंड अस व्हिच व्हेन हीटेड कंट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही इसी टॉपिक में आती हैं। हम समझते हैं क्या है थर्मल एक्सपेंशन। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर, ठीक है, टू चेंज द शेप और वॉल्यूम और एरिया और लेंथ इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं एक एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो बेटा, देयर इज अ वेरी हॉट समर डे, what you do, you sit, suppose you are sitting in a school bench, और वहां पे पहले क्या था, 4 लोग थे on a single bench, ठीक है, when AC was on, but अगर हमने एयर कंडीशनर को ऑफ कर दिया and outside air was allowed inside the room, धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, वो रूम गर्म होने लग जाता है, it starts to heat up। फिर क्या होता है, आप 3 के बजाय क्या करते हो, यू ओनली सिट 3 पीपल इन दैट बेंच, है ना, यू वांट टू सिट अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस विथ एटम्स ऑल्सो। होता क्या है वो मैं समझाता हूं, पहले इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे सपोज करो, आपने कभी कभी देखा होगा कि रेल होती है ट्रेन के लिए, दे आर समटाइम्स बेंट बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी के दिनों में क्या होता है, वो रेल एक्सपैंड करती हैं, और जब उनको स्पेस नहीं मिलता तो क्या होता है कि वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी फिक्स्ड लेंथ होती है, अगर वहां पे बिल्कुल फिक्स करके लगा दो तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर बेंड होना पड़ेगा टू इंक्रीज लेंथ। ठीक है, या फिर आपने जनरली देखा होगा कि रेल्स के बीच में थोड़ा गैप देते हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज वी वांट कि एक्सपेंशन होने पे उनको थोड़ी सी जगह मिल जाए टू इंक्रीज देयर लेंथ, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं थर्मल एक्सपेंशन का, कि अगर आपने ट्रांसमिशन लाइंस देखी हो, ठीक है, आपने ऐसे टावर्स देखे होंगे, ठीक है, एक टावर ये रहा, दूसरा टावर ये रहा। अगर ऐसे टावर होते हैं और बीच में क्या होता है, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन वायर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही समर डेज आते हैं ये ऐसे ढीले हो जाते हैं, दे स्लैक, जस्ट बिकॉज देयर लेंथ हैज इंक्रीज्ड ऑन अ हॉट डे, देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड द वायर्स एक्सपैंड। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाता हूं। देखो, एक सॉलिड के अंदर एटम्स हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये वाइब्रेट हो रहे हैं एंड ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विथ सम एम्पलीट्यूड। ठीक, दिस इज एट लो टेम्परेचर। सपोज ये हमेशा ऐसा लो टेम्परेचर पे सपोज करो
जो वाइब्रेशन है वो छोटा एम्पलीट्यूड का हो रहा है, मतलब उनकी जो डिस्टेंस है अपनी मेन पोजीशन से वो स्मॉल है, ठीक है। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब ये हाई टेम्परेचर पर हम आए, ठीक है, टेम्परेचर को सपोज करो आपने इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 500 डिग्री इंक्रीज करा, तो क्या होता है, वो एटम्स जो क्रिस्टल में सॉलिड में बैठे थे, उनका जो वाइब्रेशन का डिस्टेंस था, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब दे रिक्वायर लार्जर डिस्टेंस, ठीक है, टू मूव, और इस वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से काफी दूर सेटल हो जाते हैं। एक एवरेज डिस्टेंस की अगर मैं यहां बात करूं तो इतनी है सपोज करो, और वहीं इस वाले सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो एवरेज डिस्टेंस इतनी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्टिकल में भी आप देखोगे तो इतनी है, विच इज मोर देन द केस इन द लो टेम्परेचर सॉलिड, ठीक। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे एटम्स वाइब्रेशन अपना बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से वो दूर 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 सेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को क्या मिलता है कि देयर साइज हैज इंक्रीज्ड, और उसी को हम क्या टर्म दे देते हैं, एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। इसका नाम थर्मल एक्सपेंशन क्यों पड़ा, तो ये एक्सपेंशन क्योंकि हीट की वजह से हुआ है, टेम्परेचर की वजह से हुआ है, दैट इज व्हाई दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा। इसको और डिटेल में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, क्या होता है, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो उनके बीच में एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि भाई अगर मैं ये एटम्स को देख रहा हूं किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है, तो अगर इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाए तो हो सकता है क्रिस्टल आपको दूर दूर पे एटम्स को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड बॉडी पहले इतने साइज की थी, ठीक है, तो अब वो हो सकता है कि थोड़ी बड़ी होकर के ऐसी हो गई हो। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, हाई हो गया है, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर थर्मल एक्सपेंशन। अब मैं समझाता हूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वाइब्रेशनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इस बात को ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी वो बढ़ जाती है, एंड रिजल्ट इज कि द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, result in increase in separation between the particles, separation between the particle is increased and hence there is some thermal expansion, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देखिए कि थर्मल एक्सपेंशन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स बट इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। ये ऑब्वियस भी है, देखो क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके अंदर एटम्स वैसे भी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही लो है और उनके पास ज्यादा जगह नहीं है इधर उधर वाइब्रेट करने के लिए, तो इनके अंदर एक्सपेंशन भी हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। बट अगर मैं गैसियस स्टेट में चला जाऊं, गैस के अंदर जाऊं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सपैंड देन अ सॉलिड। तो अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि सॉलिड में मिनिमम, उसके बाद लिक्विड, और सबसे ज्यादा किस में होते हैं, गैसेस में एक्सपेंशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉलिड्स कैन एक्सपैंड इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा है कि सॉलिड्स कैन एक्सपैंड इन 1 डायमेंशन, कैन एक्सपैंड इन 2 डायमेंशन और expand in 3 dimension
ठीक है। while liquids and gases expand in 3 dimensions। ऑब्वियसली ये बात कैसे उठी होगी, देखो सॉलिड की अगर बात करूं और वो सॉलिड जो है वो एक रॉड है, तो ऑब्वियसली उसमें जो ज्यादा देखने वाली चीज होगी वो क्या होगी कि उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। ठीक है। वैसे अगर कोई प्लेट है हमारे पास, सपोज करो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो अगर उसके अंदर देखोगे तो उसका पूरा एरिया बढ़ेगा, सिर्फ लेंथ नहीं। और अगर कोई क्यूब है या कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसका लेंथ भी बढ़ा, ब्रेथ भी बढ़ा और हाइट भी बढ़ी, हर तरफ से वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है उस केस में। सॉलिड पूरा 3 डायमेंशन में भी इंक्रीज हो सकता है, मतलब उसकी लेंथ अकेली भी इंक्रीज होती हुई ज्यादा दिख सकती है, या एरिया में या वॉल्यूम में आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। बट ऑब्वियसली लिक्विड और गैस के कोई लेंथ या एरिया नहीं होता, तो उसमें जनरली हम लोग किस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके वॉल्यूम के एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो इसी बात पर जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, जब ये मैं एनिमेशन से आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं बेटा, कि जैसे सपोज करो जब ये कैंडल बुझी हुई है तो ये यहां पे था, देखो, और जब कैंडल जलती है तो वो थोड़ा आगे यहां आ जाता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, लीनियर एक्सपेंशन का एक एग्जांपल हो गया। आप इस रॉड को एक तरफ से फिक्स कर दो और उसको हीट करो, और एंड को देखो आप, तो देखोगे कि जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो उसका टेम्परेचर, आपको उसकी लेंथ इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। इसको आप ये मत सोचना कि अगर हम छोटा सा एक स्पून भी गर्म करेंगे तो उसका एक्सपेंशन देख पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि हमको बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनके जो डायमेंशंस हैं उनमें चेंज देखने के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली छोटी बॉडी होगी तो और कम एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलेगा, लार्ज बॉडीज में उतना ज्यादा मोर मेजरेबल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लंबी रॉड होगी तो उसमें आराम से आप मेजर कर पाओगे, छोटी रॉड में एक्सपेंशन उतना देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब देखो एक बात, क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, ऑब्वियसली जिनके नाम मैं अभी तक लेता आया हूं वही कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, लीनियर एक्सपेंशन। जब कोई बॉडी लीनियर है, जैसे एक रॉड हो गया, ठीक है, एक वायर हो गया, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ डायमेंशन जो उसका है वो इंक्रीज करता है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो वो जब इंक्रीज करता है तो उस तरह के एक्सपेंशन को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसी बॉडी के पास एरिया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा वो लीनियर भी होगा, और उसका एरिया निकालोगे तो एरिया में भी एक्सपेंशन दिखाई देगा, और उस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसका पहला नाम क्या हो सकता है, सुपरफिशियल। दूसरा नाम, सुपरफिशियल का मतलब वही है, सरफेस का एक्सपेंशन हो सकता है, या दूसरा क्या होता है, एरियल। एरिया से आया है ये वर्ड, देखो, एरियल एक्सपेंशन। और थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन जो है वो है क्यूबिकल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब कोई बॉडी होती है जिसके पास वॉल्यूम है, जैसे कोई 3 डायमेंशनल बॉडी हमारे पास आ गई, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी उसके अंदर वो क्या होगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो कोई बोले कि सर हमारे पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, सपोज करो ऐसा। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसके सारे ठीक है, सारे साइड्स जो है वो क्या है, 90 डिग्री पे तो हैं, बट वो अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ले लेते हैं। ये हाइट ले लो और ये ब्रेथ ले लो। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि इसका लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा, ऑब्वियसली इसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, इसका हाइट भी इंक्रीज करेगा, इसका ब्रेथ भी इंक्रीज करेगा। इन तीनों के इंक्रीज के वजह से ही उसके पूरे वॉल्यूम में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो अगर किसी चीज का लीनियर डायमेंशन को एक्सपैंडेड देख रहे हो तो लीनियर एक्सपेंशन बोल देते हैं। एरिया पे अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो तो एरियल एक्सपेंशन, पूरे 3 डायमेंशनल बॉडी के वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन से उसको हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस आया हमारे पास उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या कहता है, देखिए कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सेरामिक है, सेरामिक मटेरियल, जैसे अब आपने घर में देखा होगा बोन चाइना के जो प्लेट्स और कप्स होते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, फाइन सेरामिक्स में आ गए। सेरामिक्स मतलब मिट्टी से बने हुए, और दूसरा क्या है, मेटल है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, सेरामिक मटेरियल बहुत ब्रिटल होते हैं, बट अच्छे सेरामिक्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि उनका एक्सपेंशन लो होता है। अगर एक्सपेंशन हाई होगा तो वो ब्रिटल होने की वजह से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो सेरामिक मटेरियल अगर आप देखोगे तो उसमें जो एक्सपेंशन है वो बहुत थोड़ा सा हमें मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। देखो इतना है बस, ध्यान से देखो हीट करने पे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं किसी मेटल ऑब्जेक्ट के, जैसे कि एक स्टेनलेस स्टील है, तो उतनी ही लंबी रॉड अगर मैं मेटल की ले लूं तो हो सकता है कि उसमें हमें एक्सपेंशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन भी अलग अलग बॉडीज के लिए डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज पे, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि कोई सिंगल मटेरियल कितना एक्सपैंड करता है। सेरामिक लो एक्सपेंशन शो करेंगे, मेटल्स हो गए ये हायर एक्सपेंशन शो करेंगे, है ना। कुछ ग्लासेस आते हैं जो लो एक्सपेंशन शो करते हैं, कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एक्सपेंडेबल होते हैं। तो सब पे अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो हम कैसे सीखे एक्सपेंशन के बारे में, क्या सीखना है हमें वो मैं समझाता हूं। किस बातों पे क्वेश्चन आते हैं उसको समझते हैं। बच्चे देखो, सपोज करो कि किसी बॉडी का जो इनिशियल लेंथ था, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी मार्किंग गलत है तो मैं इसको यहां पर यहीं तक रखता हूं। ठीक है, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं पहले जब टेम्परेचर T था बच्चों, जब इसका टेम्परेचर कितना था, T था, तब उसका लेंथ L था, ये छोटी लेंथ थी। अब आपने क्या किया, इसके नीचे कोई फायर क्रिएट की और इसके टेम्परेचर को क्या करा, आपने इंक्रीज करना शुरू किया। एंड लेटस से कि टेम्परेचर आपने डेल्टा T वैल्यू से बढ़ा दिया, तो क्या होगा, उसके अंदर एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। कितना एक्सपेंशन, लेट अस से डेल्टा T टेम्परेचर चेंज के लिए उसके अंदर जो एक्सपेंशन मिलता है वो डेल्टा L आ गया। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। ठीक है, और ये जो डेल्टा L, ठीक है, एक्सपेंशन इन लेंथ अगर मैं बोलूं वो कितना हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा L जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन बातों को समझते हैं। ऑब्वियसली बच्चों जो डेल्टा L होगा वो डेल्टा T मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर, बढ़ाने पर जो एक्सपेंशन होगा उससे ऑब्वियसली कम होगा, है ना। 10 से बढ़ाया तो थोड़ा एक्सपैंड, 50 से बढ़ाया, 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जो लीनियर एक्सपेंशन मिलेगा आपको वो ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय से 500 डिग्री सेल्सियस देन द एक्सपेंशन विल बी इवन मोर, है ना। तो डेल्टा L डिपेंड्स ऑन, इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, दूसरी बात, डेल्टा L इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। L नॉट अगर मैं इनिशियल लेंथ बोल दूं, कौन सी इनिशियल लेंथ को मैंने क्या बोल दिया बेटा, L नॉट, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ,
सपोज बेटा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पेन, तो इस पेन में हो सकता है, सपोज करो बेटा एक छोटी पेन में यहां पे बना दूं, ठीक है, ये पेन हो गई, इसको हीट करें तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो हो सकता है 1 मिलीमीटर आए, और इतनी बड़ी रॉड के लिए जो एक्सपेंशन आए वो 5 मिलीमीटर आ जाए। तो कितनी बड़ी बॉडी है ओरिजिनली, उस पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आने वाला है। तो डेल्टा एल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। तो बच्चे जो डेल्टा एल होता है इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में तो प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमेशा एक कांस्टेंट पुट करते हैं ना, तो वो आ जाता है अल्फा। तो डेल्टा एल की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिलती है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इंक्रीज इन लेंथ की फाइनल वैल्यू। ये अल्फा क्या चीज है वो समझते हैं बच्चों। अल्फा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो हमें इंक्रीज इन लेंथ के फॉर्मूले में लगाना पड़ता है। इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिपीट करता हूं, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। और क्योंकि ये लीनियर इंक्रीज इन लेंथ है ना, लीनियर एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, इसीलिए इस कोफिशिएंट का नाम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक, फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने बोला कि भाई अगर एक रॉड को आप हीट करते हो और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो आपको क्या करना है, उसका डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है। तो मैंने समझाया कि भाई डेल्टा एल जो होता है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू आती है वो कुछ कांस्टेंट अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के बराबर आती है। यहाँ पे अल्फा का नाम क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये ऑब्वियसली बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे अगर आप ग्लास की बात करो तो अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, कोई सेरामिक मटेरियल है, बोन चाइना है, उसके लिए डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट होगी, कॉपर के लिए डिफरेंट होगी। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। ठीक है, तो इसी बात को मैं जल्दी जल्दी एक बार रिकैप कर देता हूं कि अगर टेम्परेचर को T से डेल्टा T तक बढ़ाया तो याद है हमारा लेंथ जो है वो क्या बन गया था, L प्लस डेल्टा L, है ना। तो देखो भाई डेल्टा L अपॉन L क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था अभी, डेल्टा L की वैल्यू क्या देखी थी बच्चों, अल्फा L नॉट डेल्टा T। तो यहां से डेल्टा L अपॉन L यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गई बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सारी बातें आपको पता है, L ओरिजिनल लेंथ थी, डेल्टा टी क्या है बेटा यहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा क्या है यहाँ पे, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अच्छा भाई ये अल्फा की अगर बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है, ध्यान देना, ये क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ये कहां से आया वो भी मैं समझा देता हूं। भाई हमने देखा कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी है। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो वो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट और डेल्टा टी। अब देखो ये डेल्टा एल जो हमारे लिए है ये तो मीटर में होगा, ऊपर मीटर की यूनिट, एल नॉट भी लेंथ है मीटर में, और डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है, वो या तो आप डिग्री सेल्सियस में लिखोगे या फिर आप केल्विन में लिखोगे। ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है और हमें 1 बाई डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस
इनवर्स देखने को मिल जाता है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज की वैल्यू केल्विन में रखी है तो वहां पे केल्विन इनवर्स भी आ सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब बच्चों जो फाइनल बात है, ठीक है, वो क्या है, यहीं पे बात कर लेते हैं कि फाइनल लेंथ क्या आ जाएगी। यहां देखो, फाइनल लेंथ अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलना भाई फाइनल लेंथ होगी L डैश इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L। ऑब्वियस है बच्चे, है ना। इनिशियल लेंथ जितनी थी प्लस जितना ऐड हुआ उस लेंथ में, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल लेंथ मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, L नॉट लिख दो प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो बच्चे यहां देखो L नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, L नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां देखो 1 बचेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए फिर से फाइनल लेंथ अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे आपसे, फाइनल लेंथ आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर करोगे बच्चों, कि हम कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल लेंथ और चेंज इन लेंथ को ऐड कर देंगे। इनिशियल लेंथ उसकी क्या थी, L नॉट थी, और जो चेंज इन लेंथ है वो अल्फा L नॉट डेल्टा टी थी। तो वहां से क्या लिख सकते हैं, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L नॉट दोनों टर्म में से हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ठीक है, ये फाइनल लेंथ। ठीक, तो मैं फिर से यहां रिपीट करता हूं, अगर मैं सिर्फ डेल्टा L पूछूं तो आप क्या लिखोगे, अल्फा L नॉट और ये डेल्टा टी। ठीक है, और अगर कोई न्यू लेंथ आपसे पूछे तो आप फॉर्मूला क्या बताओगे, L डैश इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आप फाइनल लेंथ को रिपोर्ट कर सकते हैं।